हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्री क्लासेस। हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत। उसी को क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। देखेंगे लौकिक साहित्य। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है देखेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में आप लोग जानते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था कौटिल्य और इन्हों के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था, जो ये राजनीतिक ग्रंथ था। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से काफ़ी जानकारी मिलती है और ये राजनीतिक ग्रंथ है। बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखादत्त ने। सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत है वृहत कथा मंजरी की। वृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर एक लाइन में समराइज किया जाए तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखादत्त। कथा सरित सागर के सोमदेव और क्षेमेंद्र ने क्या लिखा था? वृहत कथा मंजरी। ये क्षेमेंद्र की रचना है। आगे चलेंगे। कल्हण द्वारा रचित है राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है। तो राजतरंगिणी से। किसने लिखा है? ये कल्हण के द्वारा। और 11वीं शताब्दी भी याद रखिएगा, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। यही बात पूछ ली थी, किस शताब्दी में लिखा गया था। तो ये 11वीं शताब्दी का है। विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे जो भारत में आते हैं, इन्होंने क्या जानकारियाँ दिया। हेरोडोटस की पुस्तक, जिसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्टोरिका से किसके संबंधों का, भारत का किसके साथ संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। तो भारत और फ्रांस के संबंधों में जानकारी मिलती है। सिकंदर के समकालीन है निरियाकस, आने सीक्रेट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर भारत में आक्रमण कब करता है? 326 ईसा पूर्व के आसपास करता है। उस समय टाइम घनानंद का शासन था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत, मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस तथा डायोनुसियस उल्लेखनीय है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जिसका नाम था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भारत आता है और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत नाम क्या था? मेगस्थनीज। पूछा जाता है किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड, मौर्य, या सारा ऑप्शन में दिया रहता है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगस्थनीज। राजदूत किसका था? ये सेल्यूकस निकेटर का था। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? मेगस्थनीज था। मौर्य युगीन समाज के बारे में इससे वर्णन मिलता है। डाइमेकस सीरियन नरेश था। एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था बिंदुसार। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा था? जब ये पैदा हुआ था तो इसके पूरे शरीर पे छोटी 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 बिंदियाँ थी। इसी के कारण इसको कोई बीमारी थी, उसी के कारण इसके नाम बिंदुसार रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंटियोकस का राजदूत था कौन? डाइमेकस। किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के राजदरबार में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मेगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जबकि डाइमेकस सीरियन नरेश था। ये एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है। आगे चलेंगे। डायनोसियस मिस्र नरेश था, मिस्र का था। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। इनको मिलाने के लिए दिया गया था, ये किस देश के यात्री थे। तो डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में भारत आता है। तो डायनोसियस किसके दरबार में आता है? अशोक के राजदरबार में भारत आता है। टोलमी ने 2री शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी और प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी आपको ये दिख रहा है ना, इसकी हर एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो वन लाइनर दिए हों, चाहे वो कथन कारण के रूप में दिए हैं। एक बार इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक के लेखक के
बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अगर चीनी लेखक की बात की जाए तो फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फाहियान कहाँ का यात्री था? ये था चीन का यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हुएनसांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। जितने भी लेखक ये भारत आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलान करने दे दिया जाता है। फाहियान किसके दरबार में आता है? हुएनसांग है किसके दरबार में आता है? तो याद रखिएगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आता है। और हर्ष के शासनकाल में कौन आता है? हुएनसांग आता है। अशोक के टाइम में कौन आता है? अभी हम लोगों ने देखा था ये डायनोसियस था, कहाँ का था? मिस्र का था। ये सारे किसके दरबार में आते हैं? अशोक के दरबार में भारत आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हुएनसांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वे भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हुएनसांग की यात्रा जो भारत यात्रा वृत्तांत है उसको CU की नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। CU की किसका यात्रा वृत्तांत है? हुएनसांग का। हुएनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। इत्सिंग आता है 7वीं सदी के अंत में भारत आया। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खानपान के विषय में लिखा है। तो इत्सिंग कब आता है? 7वीं शताब्दी में भारत आता है। माँ तुआनलिन के हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। इनको तो एकदम रट लीजिएगा, ये तो अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फाहियान है, हुएनसांग और इत्सिंग, इनको क्रम लगाने दे दिया जाता है। पहले कौन आया बाद में कौन आया। याद रखिएगा। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया? 518 में। अब हम लोग बात करेंगे अरबी लेखकों की। ये भारत में कब आते हैं और किसके साथ आते हैं? अल बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आता है? अल बरूनी। उसने तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक लाइन में समराइज किया जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? महमूद गजनवी के साथ आता है अल बरूनी। और इसने किसकी रचना की थी? ये तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन समाज के बारे में किसने जानकारी दी है? अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सुलेमान किसके टाइम में भारत आता है, मसूदी किसके टाइम भारत आता है। तो याद रखिएगा सुलेमान जब आता है ये पाल और प्रतिहारों का शासन था। अल मसूदी भारत आता है तो राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का शासन था। अन्य विदेशी यात्री देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आता है। अरबी भाषा में इसने लिखा था यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है रेहला। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेहला किसकी रचना है, या यात्रा वृत्तांत किसका है, तो इब्न बतूता का। ये 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कंगयूर और तंगयूर नामक जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन था? तारानाथ कहाँ का था? तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो पता ही ये जानते हैं आप लोग, 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आता है। कौन? मार्को पोलो। अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्य अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति तथा चित्रकला आदि आते हैं। गाइस अगर आप लोगों को क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभिलेख के बारे में देखेंगे। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है मध्य एशिया माइनर के बोगसकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगसकोई नामक स्थान से मिला है। कब? लगभग 1400 ईसा पूर्व में। बोगसकोई अभिलेख इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्ते अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी हुई हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते होंगे तब आपको समझ में आएगा इसको।
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, आप लोग बताइएगा। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उडे गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो याद रखिएगा मास्की ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मास्की इसका अभिलेख इंपॉर्टेंट है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडे गोलम ये अभिलेख इसके ऐसे हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिले हुए हैं। खरोष्टी लिपि कौन सी होती है? जो दाएं से बाएं चलती है, ठीक है। जैसे उर्दू लिपि होती है वैसे ही ये दाएं से बाएं ओर चलती है। पूछा हुआ सवाल है इसलिए बताया। यवन राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यवन दूत, मतलब ये याद रखिएगा बेसनगर कहाँ पर? विदिशा मध्य प्रदेश से। गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? यवन राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस। याद रखिएगा गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पर? बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस का ये गरुड़ स्तंभ लेख है। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं गरुड़ स्तंभ लेख से। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। इसने कब पढ़ा था? 1837 में, जो इसके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखित थे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। एकदम स्टार लगा लीजिए, 2500 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सती प्रथा का अंत कब होता है भारत में? बताइएगा किसके टाइम में होता है? बेंटिंग के टाइम में होता है क्या? आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से याद रख लीजिएगा, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिलता है? 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। सती प्रथा का भानुगुप्त का अभिलेख जिसका नाम है एरन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एरन अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का। सिक्कों के बारे में अगर बात की जाएगी तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। पूछा गया सवाल है न्यूमिस्मेटिक्स। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। पूछा जाता है सवाल कि भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? तो आहत कहलाते थे, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इनको आहत मुद्रा कहा जाता है। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सार्वधिक सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 7 से सातवाहन और 7 से शीशे। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने। और सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने। सोने के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने चलाए थे, याद रखिएगा। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंदी, यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। इन चारों लाइनों से क्वेश्चन पूछा हुआ, एकदम रट लीजिएगा। स्मरणीय अभिलेख जो हैं उनको देख लीजिए। इस अभिलेख से मैचिंग में पूछता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल। पूछा जाता है खारवेल के अभिलेख का नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ऐसे ही पूछ लेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक कौन था? तो राजा खारवेल। कहाँ का? कलिंग का। जूनागढ़ गिरनार गुजरात में है ये। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन। एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग में इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का। ऐहोल अभिलेख जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त के। देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजय सेन का। इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।